खाने के बाद वो अपने कमरे में चला आया था। उसे एक केस के सिलसिले में कुछ कंप्यूटर वर्क करना था। अपने सामने मुख्तलिफ फाइल्स खोले स्टडी करते वो कंप्यूटर में डाटा फीड कर रहा था। जब भी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। काम के वक्त किसी की आमद से उसे बड़ी कोफत होती थी। नजरें मॉनिटर से हटाए बगैर उसने कहा था, यस कम इन। आहिस्तगी से दरवाजा खुला था। उसने फाइलों से तवज्जो हटाना जरूरी ना समझी थी। आपको अंकल बुला रहे हैं। अपने अकब से गैर मुतवक्का आवाज सुनकर उसने गर्दन घुमाकर आने वाली हस्ती को देखा था। शहवार अंदर आने की बजाय वहीं दरवाजे पर खड़ी पैगाम दे रही थी। दोनों का बहुत कम आमना सामना होता था, शायद खाने की टेबल पर या फिर सुबह ऑफिस के लिए निकलते जब वो ड्राइवर के हमरा कॉलेज के लिए निकल रही होती थी। खैरियत? पता नहीं, अपने इन्हीं मखसूस चंद अल्फाज में कहकर वो वहां से निकल गई थी। शहवार से उसका जब भी सामना हुआ था, चंद मखसूस अल्फाज के अलावा दोनों की कभी बात ना हुई थी। वो बहुत लिए दिए रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली लड़की लगती थी। उसे बचपन के चंद सालों के अलावा ये गुजरे 2 साल मुस्तफ़ा को याद करने पर भी याद नहीं आता था कि उसने आम बच्चों की तरह कभी रिएक्ट किया था। वो बचपन में बड़ी मासूम और कम गोल लड़की थी, और अब वो 2 साल पहले जब मुलाकात हुई तो पहले से ज्यादा संजीदा लगी थी। छुट्टियों में जब भी पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ तो वो हमेशा अपनी स्टडी में गुम, अपनी ज़ात में मगन ही मिली थी, और पाकिस्तान आते ही वो इतना बिजी हो गया था कि उसे फुर्सत ही नहीं थी कि अपने इर्द गिर्द देखता। एक तो वो थी इतनी रिजर्व कि दूसरा और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, और उसने भी उसे कभी परेशान करने की ज़रूरत महसूस ना की थी। न जाने शाहजेब अली साहिब को इससे क्या काम आ पड़ा था कि उसे बतौर ख़ास कमरे से बुलवा लिया गया था। वो चीज़ें दराज में रख कर कंप्यूटर शट डाउन करके अपने कमरे से निकला था। साहिब जी इधर लाउंज में हैं। रक्षंदा मुलाजमा ने उसे देखते ही फौरन लाउंज की तरफ निशानदही की थी और इधर ही चला आया था। अंदर दाखिल हुआ तो महरून निसा बेगम के अलावा लाइबा भाभी, सज्जाद और शहवार भी बाबा समेत वहां मौजूद थी। महरून निसा बेगम सोफे पर दराज थी। शहवार के हाथ में कोई ट्यूब थी जिसमें से वो ऑइंटमेंट निकाल कर उनके पांव पर लगा रही थी। वो कालीन पर आ बैठी थी। मुस्तफा की पहली निगाह ही माँ की तरफ उठी थी। उन्हें इस तरह लेटे देखकर तशवीश हुई। क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटी हैं? खाने की टेबल पर तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये एकदम उन्हें अचानक क्या हो गया था कि वो यूं दराज थी? कुछ नहीं, पाँव के जोड़ों में दर्द हो रहा था। वो दो तीन दिनों से शहवार कोई ट्यूब लेकर आई थी कि लगा लूं तो फर्क पड़ जाएगा। वो उंगलियों से उनके पाँव को टखनों पर हल्का हल्का मसाज कर रही थी। सर झुकाए हुए थी जिसकी वजह से उसका चेहरा झुका हुआ था। वो बाप के करीब खाली जगह पर जा बैठा था। आपने बुलवाया था? शाहजेब साहिब अपने सामने रखी शीशे की तपाई पर कई फाइलें रखे इधर मुतवज्जा थे। मुस्तफा के पूछने पर सर उठाकर उसे देखते हुए ऐनक उतार कर फाइल के ऊपर रख दी थी। क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, ऑफिस वर्क था। कुछ कंप्यूटर में फीड कर रहा था। रात अब्बा जी से फोन पर बात हुई थी। वो शिकवा कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं, तुमने गांव कोई फोन करके खैर खैरियत ही नहीं पूछी। बस वही जॉब की मसरूफियात होती हैं। आपके सामने ही है मैं कितना फारिग होता हूँ। उन्होंने हनकारा भरा। अब बस करो, अल्लाह अजर दे तुम्हें। इतनी देर में ही लग रहा है कि जैसे सारा दर्द भाग गया है। अल्लाह तुम्हारे हाथों में शफा दे। महरून निसा बेगम ने उठकर बैठते हुए शहवार को दुआ दी तो वो ट्यूब पर ढक्कन लगाते उनके पास से उठ गई थी। मुस्तफा की निगाह गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ उठी थी। वो ट्यूब टेबल पर रखते लाउंज से मुल्हिक वॉशरूम में घुस गई थी। पता नहीं ये लड़की इतना कम क्यों बोलती है, उसने सोचा था। मुझे गांव से कुछ कागजात मंगवाने हैं जमीनों के। 2-3 हफ्तों से मेरा गांव का चक्कर नहीं लग रहा। मुंशी सराजुद्दीन को भी फोन किया था कि पिछले सारे खाते जमा रखे, हिसाब किताब करने वाले हैं। तुम्हारे चाचा ताया फुफ्फो को हिसाब किताब की कापियां भिजवानी हैं। मगर इधर जो बिजनेस खट राग शुरू किया है इसमें सिर्फ
फुर्सत ही नहीं मिल रही। उन्होंने अपनी मसरूफियत गिनवाई थी। मुस्तफ़ा खामोशी से सुनता रहा। गांव की ज़मीनों और हिसाब किताब से उसे कोई दिलचस्पी ना थी, सो कोई राय ना दी। कल हमारी एक मीटिंग है, सज्जाद और मैं वहाँ होंगे। अब्बास को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज रहा हूँ। कल तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं? शहवार हाथ धोकर वापस आकर मेहनुन्निसा के पास ही सोफे पर बैठ गई थी। यूं ही अपनी मसरूफियत बता के उन्होंने आखिर में मुस्तफ़ा का शेड्यूल पूछा था। बज़ाहिर तो कुछ खास नहीं, वही रूटीन के काम होंगे। हाँ, कोई नया मामला ना खड़ा हो जाए तो और बात है। क्यों, खैरियत? ताबिंदा भी शहवार से मिलना चाह रही है। ये भी 2-3 हफ्तों से गाँव नहीं गई। अब्बा जी भी उदास हो रहे हैं। इसके अलावा कागजात वगैरह भी मंगवाने हैं। तुम कल शहवार को लेकर गाँव चले जाना। तुम्हारी माँ भी साथ होगी। जाने को ड्राइवर भी ले जा सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तुम जरा टाइम निकालो, कल जुमा है। शहवार की तो वैसे भी छुट्टी है। इतवार की शाम दोनों को लेकर वापस आ जाना। जहाँ मुस्तफ़ा उनका प्रोग्राम सुनकर चुप हुआ था, वहीं शहवार भी चौंक कर शाहजेब साहिब को देखने लगी। उसके इल्म में उनकी ये प्लानिंग ना थी। शहवार बेटा, हफ्ते को कॉलेज से छुट्टी कर लोगी ना आप? मुस्तफ़ा ने भी उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे की हैरत देखते उसने अंदाजा लगाया कि वो भी बेखबर है। शहवार ने सर हिला दिया था। कल तुम कॉलेज जाना, हाफ डे है। वापसी पर मुस्तफ़ा भी आ जाएगा तो तुम दोनों माँ बेटी को मुस्तफ़ा ले जाएगा। उन्होंने गोया सारा प्रोग्राम तय कर लिया था। तुमको परेशानी तो नहीं होगी इन 2 दिनों की छुट्टियों से? वो अब सारा प्रोग्राम तय करने के बाद मुस्तफ़ा से पूछ रहे थे। मुस्तफ़ा हल्के से मुस्कुरा दिया। डोंट वरी, अगर हुआ भी तो आई मैनेज इट। शाहजेब साहिब उसे बहुत कम कोई जाती काम कहते थे, इसलिए मुस्तफ़ा ने इनकार करना मुनासिब ना समझा। कागजात की मैंने अब्बा जी और ताबिंदा भी दोनों को हदायत कर दी है, वो जरूर लेकर आने हैं। उन्होंने मजीद हदायत दी तो उसने सर हिला दिया। ये अब्बास और आदला नजर नहीं आ रहे। उन्होंने इतराफ में निगाह दोहराई तो दोनों को ना पाकर बीवी को देखा। अपने कमरे में ही होंगे। आदला के जिक्र पर उनके चेहरे के तासुरात बदले थे। और चाय का क्या बना? आज चाय नहीं मिलेगी क्या? खाने के बाद वो इस टाइम चाय जरूर पीते थे। लाइबा की तरफ देखते उन्होंने पूछा था। चाय तैयार है, मैं मुंतजर थी कि आप कब मंगवाते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो फौरन उठ गई थी। और हाँ, आदिला और अब्बास को भी कहती आना कि वो भी इधर आ जाएं। उन्होंने जाती हुई लाइबा को हदायत दी तो वो सर हिलाती चली गई थी। रखशंदा के साथ चाय और दीगर लवाजमात ट्रॉली में सजाकर उसे लाउंज में ले जाने का कहकर वो खुद आदिला के रूम की तरफ भरी। मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज की चिक चिक बक बक से। मैं अब्बास आपको वाजिया कह रही हूँ कि मुझे अब इस कैद खाने में नहीं रहना। लाइबा आदला की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। मैं कितनी दफा तुम्हें समझा चुका हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, कंट्रोल करो अपने जज्बात पर। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब्बास भाई की भी आदला से ज्यादा तैश भरी आवाज उभरी थी। माई फुट, मैं भी देखती हूँ कि क्या नहीं होता इस घर में। मैं एक पल भी अब इस 4 दीवारी में नहीं गुजारने वाली। हर काम में आपकी वालिदा मुहतरमा से इजाजत दरकार है। उठते बैठते हंसते बोलने खाने पीने हर बात में उनका टोकना बोलना लाजमी है। माय गॉड, ये घर है या कैद खाना? पहले से ज्यादा बुरा और बदलिहाज अंदाज था। तुम भूल रही हो कि तुमने खुद इस कैद खाने में आने को तरजीह दी थी। तुम्हें किसी ने ऑफर नहीं की थी। मैं तो पछता रहा हूँ उस वक्त को कि जब तुम जैसी लड़की को देखकर शादी का फैसला किया था। सच कहते हैं सियाने, दूर के ढोल सुहाने। All that glitters is not gold. Shut up. तुम खुद क्या थे? बज़ाहिर पॉलिश पर्सनैलिटी के अंदर एक कदामत परस्त दुकियानूसी मर्द। पापा मामा ने भी एक डब्बू सा इंसान छुपा हुआ था। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल जाता तो कभी निगाह उठाकर तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। लाइबा ने सर थाम लिया। बज़ाहिर आदला के तेवर पूरे घर को परेशान करने के लिए काफी थे, मगर अंदरूनी तौर पर दोनों के हालात इस सतह पर पहुंच चुके थे कि वो शशदर सी खड़ी रह गई थी। मेरी भी तुम्हारे बारे में सेम राय है।
अब्बास भाई ने भी आदला को तपाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। शट अप, वो चीखी थी। यू टू शट अप। जवाबन वो ज्यादा बुलंद आवाज में धारे थे, साथ में जोरदार थप्पड़ की आवाज भी सुनाई दी थी। लाहिबा का चेहरा फक रह गया। एक पल को अंदर की तरफ खामोशी छा गई थी, फिर इसी खामोशी में आफाक की रोती सिसकती आवाज गूंज उठी थी। अब रोने धोने का ये नाटक बंद करके इसको पकड़ो। अब्बास भाई की आवाज पर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला था। लाहिबा ने घबराकर फौरन दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं कह रहा हूँ बंद करो ये ड्रामेबाजियां। अब्बास भाई की दबी दबी आवाज पर उसने फिर दरवाजे पर दस्तक दी थी। 2 मिनट बाद दरवाजा खुल गया था। अब्बास भाई रोते सिसकते आफाक को कंधे से लगाए नमूदार हुए थे। चाय पर बाबा जान आप दोनों को बुला रहे हैं, उसने खामोशी से पैगाम दिया था। ये क्यों रो रहा है? लाएं इसे मुझे दें। उसने आफाक को उसके हाथों से ले लिया था। आप दोनों की आवाज पर आवाज बाहर तक आ रही थी। हो सकता है लाउंज में मौजूद लोग भी मुतवज्जा हुए हैं। बहरहाल आप दोनों फौरन पहुंचे। वो पैगाम देकर आफाक को कंधे से लगाए वहां से निकल गई थी। अब्बास चेहरे पर अजीब बेबस तासुरात लिए वापस पलटा था। आदला अभी तक बेड पर मुंह के बल लेटी सिसक रही थी। बाबा जान ने बुलवाया है, उठो मुंह धो और चलो मेरे साथ। अपने तासुरातों एहसासात को कंट्रोल किए उसने आदला को मुखातब किया था। नहीं जाऊंगी मैं, अब इस घर में भी नहीं रहूंगी। जब तक वो 2 टके की लड़की इधर मौजूद है मैं अब इधर नहीं रहने वाली। मीसनी, अय्यार, चालबाज लड़की, शक्ल मोमना, करतूत काफरा। इतने ही तुम्हें उसके दर्द उठते थे तो क्यों मुझे लाए? अपने दादा की बात मानकर ब्याह लाते उसे, और वो एक नहीं 2-2 फंसाए हुए है। मैं जानती नहीं तुम लोगों के फैसलों को। काशफा के लिए तुम्हारे भाई ने एवी इनकार नहीं कर दिया था। अब्बास ने बड़े जब्त से अपनी मुठ्ठियां बींची थी। आदला एक शक्की, मुंतकम मजाज और झगड़ालू औरत की तमाम सिफात से मुज़य्यन औरत थी, जिसे घर बसाने की बजाय अपनी अना ज्यादा अजीज थी, जिसे रिश्तों के तकद्दुस का कोई एहतराम ना था। बकवास बंद करो। ना जाने ये शक की गिरा कैसे तुम्हारे जहन में पड़ गई है। तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस एहतराम का कोई पास नहीं रहा। वो मेरे लिए आयशा और सबा जैसी है। बड़े जब्त से वो कह रहा था। ये 3 साल बहुत हैं बर्दाश्त करने के लिए। मैं सिर्फ अपने वालिदैन की इज्जत की वजह से तुम्हें झील रहा था। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तुम उठो, अभी मेरे साथ चलो। अम्मी तो जैसे तैसे हमारे हालात से बाखबर हैं। आज बाबा को भी पता चल जाए और वो तुम्हारे जौहर अपनी आंखों से देख लें। अब्बास ने गमो गुस्से से उसका हाथ पकड़ कर खींचा था। इससे पहले कि वो संभलती वो उसे खींचता हुआ बाहर लाउंज में लिए चला आया था। लाउंज में वहां सब चाय पीते, खुश्क मेवाजात से लुत्फ होते, खुश गप्पियों में मसरूफ थे। अब्बास और उसके साथ खींची चली आई आदला को देखकर चौंक गए थे। अब्बास ने लाउंज के दरवाजे में आकर उसका हाथ छोड़ दिया था। आदला अगर सोफे की बैक न थाम लेती तो यकीनन गिर जाती। वो पहले भी दुपट्टा बेपरवाही से ही लेती थी, अब तो और भी गले में लटक रहा था। जबकि वहां मौजूद शहवार, मेहरुन्निसा और लाइबा तीनों के दुपट्टे दुरुस्त और सरों पर जमे हुए थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है अब्बास? बाबा जान के लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्का बात थी। एकदम उठ खड़े हो गए थे और उनकी तकलीद में बाकी सब। बात तो बाकी लोगों के लिए भी गैर मुतवक्का थी। मेहरुन्निसा बेगम का दिल धक से रह गया। बेटे की नाअसुदा जिंदगी उनके सामने थी। बीवी की तरफ से मिलने वाली परेशानियों पर वो माँ की आगोश में मुंह छुपा कर दिल का बोझ हल्का कर लेता था। वो अपने तई घर के माहौल को खराब होने से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर चुकी थी, मगर अब जिस तरह अब्बास आदला को घसीट कर ले आया था, उन्हें लगा उनकी तमाम सर तोड़ कोशिशें बेकार ठहरी हैं। उन्हें अपना वजूद बेजान सा होता महसूस हुआ। ये बदतमीजी नहीं बाबा जान, हमारे घर की अव्वलीन रवायत रही है कि छोटी मोटी हर चपकलश घर के करता धरता के सामने लाई जाए। अगर वो नाकाम हो जाए तो घर के सरबरा के सामने मामला पेश किया जाए। इन 3 सालों की रुदाद अम्मी जान से सुन लीजिएगा कि वो बेखबर नहीं हैं। रहे बाकी लोग तो मुझे नहीं इल्म कि वो किस हद तक बाखबर हैं।
ताहम मेरी हर हाल में यही कोशिश रही कि मेरे बेडरूम की चार दीवारी से बात बाहर ना निकले। आज अगर निकली है तो आपके पास आया हूँ। इंतहाई जब्त से काम लेते अब्बास भाई ने कहा तो वहां मौजूद सभी लोगों को गोया चंद लम्हों के लिए सांप सूंघ गया था। हुआ क्या है और ये क्यों रो रही है? ये अलहदा घर की डिमांड कर रही है। शहवार खौफजदा सी बाबा जान का चेहरा देखने लगी, जिनके चेहरे की हैरत लम्हा लम्हा इस तराब में बदल रही थी। सजाद भाई कुछ बाखबर थे, मगर अब्बास भाई की बात सुनकर वो भी गुमसुम से रह गए थे। मुस्तफा तो सिरे से घरेलू हालात से कतई ला इल्म रहने वाला वजूद था। उसके लिए ये सारी सिचुएशन ही हैरान कुन थी। क्यों? इस घर में क्या तकलीफ है तुम लोगों को? कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो संभले तो बेटे से पूछा था। मुझे कोई तकलीफ नहीं और ना ही मैं इस घर से कहीं जाना चाहता हूँ और ना ऐसा होगा। तकलीफ इसे है, इससे पूछ लें। मेहरुन्निसा बेगम बेदम सी होकर सोफे पर गिरी तो शहवार ने घबरा कर उनका हाथ थामा। आप ठीक तो हैं ना? उसने उनके हाथ मसले थे। मुस्तफा, मुझे कमरे में ले जाओ। उनकी लड़ती आवाज पर मुस्तफा ने फौरन उनको सहारा दिया था। मुस्तफा और अम्मा के जाने के बाद अब्बास ने शहवार को देखा। शहवार, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ। वो नहीं चाहते थे कि शहवार आदला के ख्यालात जानकर तकलीफ का शिकार हो। बैठो तुम दोनों। शाहजेब साहिब के कहने पर अब्बास सोफे पर बैठ गया था। बहू, तुम भी बैठ जाओ। उन्होंने दोबारा टोका तो आदला को भी मौके की नजाकत का एहसास हुआ। बहरहाल वो शाह साहिब की शख्सियत के सामने खासा दबती और डरती थी। वो दुपट्टा दुरुस्त करती दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी, मगर अंदाज अब भी खासा बिगड़ा हुआ था। तुम दोनों जाओ, अपनी माँ को देखो और दरवाजा बंद करते जाओ। मुस्तफा को इधर आने से मना कर देना। लाइबा और सजाद को भी जाने का कहकर वो आराम से सोफे पर बैठ चुके थे। अब बताओ क्या मामला है? शाहजेब साहिब खुद को खासा संभाल चुके थे। अब्बास भड़ा बैठा था। शहवार से मुतल्लिक आदला के शकूक व शुबहात समेत अलहदा घर लेने की जिद तक सब बयान कर डाला था। देखो बहू, अब्बास अलहदा नहीं होगा, ये तय है। अब तुम अपने जहन को क्लियर कर लो कि शहवार से मुतल्लक जो तुम्हारे ख्यालात हैं वो भी तफसीलन वाज़िया कर देता हूँ कि शहवार इस घर की बेटी है। इसकी वही हैसियत है इस घर में जो आयशा और सबा की है। ताबिंदा भी हमारी बहन है। तुम्हारा ये 2 टके का ताना देना ये तुम्हारी कमजोरी है। और ध्यान से बात सुन लो, मुस्तफा और शहवार से मुतल्लक तानेबाजी की तो हम भी बहुत अच्छे अल्फाज में जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। जब एक बहन की तरफ से सुख ना मिले तो दूसरे कैसे उम्मीद रखी जा सकती है? फिर भी तुम्हारा अपनी बहन का प्रपोजल देना एक अहम बात थी। हमने गैर जानिबदारी से फैसला मुस्तफा पर छोड़ा था। उसने इनकार कर दिया, मामला खत्म। अब इस बात का इशू बनाकर तुम यूं जबान दराजी पर उतर आई हो तो हम इस मामले को हल करना भी जानते हैं। बड़े गुस्से से उन्होंने आदला पर हकीकत वाजिया की थी। मुझे आपकी तरफ से या आपके बेटे की तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने। मैं अलहदा होना चाहती हूँ, वरना दूसरा ऑप्शन भी है। मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊंगी और ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। वो खुद को खासा संभाल चुकी थी। अब दो बदू जवाब दिया तो शाहजेब साहिब काफी देर तक उसकी बदलिहाजी पर उसे देखते रहे। तुम हमारी नरम मिजाजी का नाजायज फायदा उठा रही हो। लड़की, तुम हमारी बहू हो, इतनी जुर्रत तो हमारी बच्चियों को भी नहीं कि वो हमारे सामने यूं जबान खोलें। शहवार और लाइबा तुम्हारे सामने हैं। हमने उनके हंसने बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई। हर तरह की आजादी दी है। बाहर आने जाने, खाने पीने, लोगों से मिलने मिलाने, हर तरह की आजादी है। हमारी बच्चियों ने हमसे कभी शिकायत नहीं की। ये घर उनके लिए कैद खाना या हबस बेजा है। वो कैसे कर सकती है? सारी पाबंदियां तो मुझ पर हैं। आदला की बदलिहाजी पर अब्बास ने इंतहाई नफरत से उसे देखा। अच्छी भली जिंदगी अजाब बनाकर रख दी थी इस औरत ने। अब वो खुद भी एक फैसला चाहता था, आर या पार। अब्बास,
तुम्हारी पसंद से ये रिश्ता किया गया था, वरना हम क्या चाहते थे तुम बेखबर ना थे। अगर तुम्हारी बीवी के ज़हन में शहवार बेटी के मुतल्लक शकूक व शुबहात थे, तो इसको इशू बनाने की बजाय आराम और सुकून से हैंडल करते। उन्होंने अपने बेटे को ही तनबिया की, बाबा जान, मैं 3 सालों से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ और किस तरह हैंडल करता। मुझे तुम्हारे तरीक़ेकार कतई पसंद नहीं आए। अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था, तो भी तुम्हें चाहिए था कि आराम और सुकून से मामला मुझ तक लाते। यूं एकदम बीवी को लेकर सबकी मौजूदगी में चले आना, मैं इसे मर्दानगी नहीं समझता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे खानदान में औरत जात के साथ कभी ज्यादती वाला मामला पेश नहीं आया, चाहे वो बीवी हो, बेटी हो या बहन। अब्बास ने बेचारगी से बाप को देखा, जो उसे ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे। तुम्हारे भाई, भावज, माँ, सब ने क्या सोचा होगा तुम्हें बीवी को इस तरह लेकर आते देखकर। उन्होंने अब्बास को शर्मिंदा कर दिया था। मैं माफी चाहता हूँ बाबा जान, मगर इस वक्त ये बातें ही ऐसी कर रही थी कि मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। अब्बास ने फौरन अपनी गलती कबूल कर ली थी। गुस्से को पछाड़ना ही असल मर्दानगी है अब्बास। खैर, तुम बीवी को लेकर कमरे में जाओ, हम इस मसले का हल सोचते हैं। तुम्हें चाहिए था कि पहले हमारे पास आते, तो सूरत हाल इतनी खराब न हो चुकी होती। और बहू, अब्बास को कहते। उन्होंने आदला को देखा था। तुम हमारी बेटी हो, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करेगा तो हम हर तरह का इंसाफ करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। हम रवायत प्रथ जुबान पर जान देने वाले लोग हैं, मगर तुम जो एतराजात और इल्जामात अपने शोहर पर लगा रही हो, वो बिल्कुल नाजायज हैं। शहवार की हैसियत इस घर में बेटी जैसी है और हम कतई गवारा नहीं करेंगे कि तुम इसके मुतल्लक कोई गलत बात करो। उन्होंने दो टोक अंदाज में आदला को भी कहा था। आदला ने एकदम तनफ्फर से सर उठाया। चाहे वो सच ही क्यों ना हो, क्या ये झूठ है कि मुझसे शादी से पहले आप लोगों का ख्याल अब्बास और उसकी शादी का था? ख्याल जाहिर करने और अमली जामा पहनाने में बहुत फर्क होता है बहू। ये हमारे बुजुर्गों का ख्याल था, हमारे बच्चों का नहीं। तुम कुछ भी कहो, बीवी की हैसियत से अब्बास की बीवी बनकर रह रही हो, इस हकीकत को क्यों कर झुटला सकोगी? आदला की बात पर अपने आप पर बामुश्किल कंट्रोल करते वो एकदम गुस्से से गोया हुए थे। हम अगर चाहते तो अब्बास की पसंद को झुटलाकर अपने बाप की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखते कि वो हमारे लिए हर हाल में मुकद्दम थी, मगर हम तुम्हें ब्याह कर लाए। तुम हमारे पोते की माँ हो, खानदान की बड़ी बहू और बेटी। हम रिश्तों को उनके असल मुकाम पर रखने और इज्जत और तकरीम करने वाले लोग हैं। अफसोस हो रहा है मुझे कि इतनी तालीम याफ्ता बाहर की यूनिवर्सिटी की फारिगुल तहसील बच्ची की ये सोच है। उन्होंने तमस्खर से आदला को देखा था। एक पल में ही आदला लाजवाब सी होकर शर्मिंदा हो गई थी। हम कोई कम हैसियत लोग नहीं हैं। अगर हम आम लोग होते तो तुम्हारा बाप हमसे रिश्तेदारी जोड़ने में फख्र महसूस ना करता। तुम अगर कम अकली का मुजाहिरा करते, अलहदा घर की डिमांड पर कायम रहने पर ये घर छोड़ने की हमाकत करोगी भी, तो ये सरासर तुम्हारा अपना नुकसान होगा। हैरत होती है, अब्दुल कय्यूम जैसे दानिशमंद की औलाद इतनी कम फहम और सती सोच की हामिल भी हो सकती है। अगर तुम अपनी जिद को कायम रखते यहाँ से जाओगी तो याद रखना बच्चे, हम सच्चे खड़े रिश्तों के लिए जान भी दे सकते हैं, मगर सती रिश्तों के लिए हम पलट कर भी नहीं देखते। अगर जाने की हमाकत करोगी तो सारी उम्र वहीं रहोगी। हम रिश्ते नहीं तोड़ते मगर छोड़ देते हैं, ये ख्याल रखना। आदला इन 3 सालों में ये जरूर जान चुकी थी कि ये लोग किस मजाज और इतवार के मालिक हैं। शाहजेब साहिब के अल्फाज महज धमकी ना थी, बल्कि हकीकत पर मबनी थे। अगर वो घर छोड़ने की हमाकत करती तो ये भी जानती थी कि जिस तरह वो खुद जाएगी वापस भी आएगी। ये लोग कभी इसे पलट कर लाने वाले नहीं होंगे। उसे अपनी माँ की पढ़ाई हुई सारी पट्टियां नाकाम होती महसूस हो रही थी।
वो शहवार को मुरद्दे इल्जाम ठहरा कर अब्बास की नजरों से तो गिर चुकी थी, अब रही सही कसर उस खानदान की नजर से गिरकर पूरी हो जानी थी। उसे एकदम अपनी अजीम हमाकत का एहसास हुआ। उसका दिल चाहा कि अपनी माँ की इस सारी तैयार करदा स्कीम पर दिल खोल कर मातम करे। हमने तुम्हारे सामने सारे हल खोल कर रख दिए हैं। घर को बनाने वाली औरत इन बातों को इशू नहीं बनाती, वो हर हाल में घर को घर बनाने की कोशिश करती है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो रिश्तों को जोड़ कर रखे, ना कि तोड़े। उसके बावजूद अगर तुम घर छोड़कर जाने की जिद पर कायम हो तो हमारी तरफ से तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, मगर ये तय है कि हम तुम्हें वापस लेकर नहीं आएंगे। फिर जैसे तुम जाओगी वैसे ही आओगी भी। अलैदा घर के ख्याल को भूल जाओ, हमारे जीते जी हमारी औलाद अलैदा नहीं हो सकती। वो सख्त लबो लहजे में कहते अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। अब्बास भी उनके एहतराम में खड़े हो गया था। मजबूरन आदला को भी उसकी तकलीद करना पड़ी। फैसला तुमने करना है, सोच समझकर घर से कदम निकालना। अब्दुल कयूम वो शख्स है जिसकी फहमो फरासत की मिसालें दुनिया देती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी बेटी इतनी कम अकल होगी। इस घर में तुम पर कोई जबर सख्ती फिर भी तुम सख्ती नहीं, तुम किसी और बात को बुनियाद बनाकर अलैदा घर की डिमांड करती तो हम सोचते भी, मगर अफसोस तुमने शहवार जैसी बेजरर मासूम लड़की की जात को अपने शोहर के साथ नत्थी करने की कोशिश की। अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच और अकल पर। उनके अल्फाज पर आदला का बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठती। उनके सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। फिर वो क्या चीज थी? वो जिस तरह उसके वालिद का हवाला दे रहे थे, उससे उसके अंदर अपने बाप के पास मामला बिगड़ जाने का खौफ भी पैदा हो गया था। अगर मामला उन तक जाता तो यकीनन बात बहुत बढ़ सकती थी। हाय मामा, कैसा फजूल मशवरा था आपका, और मैं भी कैसी कम अकल थी, फौरन अमल कर बैठी। वो अंदर ही अंदर नादम हुई थी, मगर अब पछताने का कोई फायदा ना था। उसे उम्मीद ना थी कि अब्बास उसे यूं घसीट कर बाप के सामने ले आएंगे। अब तक तो वो सिर्फ उसकी बातों और हरकतों से जिच हुए थे, मगर आज शहवार के नाम का दिया गया ताना किसी और अंदाज में ही काम कर गया था। अपनी बीवी को कमरे में ले जाओ, मजीद तमाशा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अगर अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हैं तो बाजिद शौक से चली जाए। वो आखिरी हतमी बात करके एक आखिरी निगाह दोनों पर डालकर बाहर निकल गए थे। बाप के जाने के बाद अब्बास ने एक सुलगती निगाह बीवी पर डालकर बगैर कुछ कहे बाहर की राह ली थी, और आदला चंद पल बेहिसो हरकत खड़ी रह गई थी। उसे गुमान था कि अब्बास उसकी हरकतों और तानों से घबराकर हमेशा की तरह मामले को दबाने की कोशिश करेगा, और वो उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर ना सिर्फ उसे मजबूर करेगी कि वो अपने वालिदैन के सामने अलैदा घर का मुतालबा करे, बल्कि इस तरह वो अपने दिल में मौजूद शोहर के खिलाफ कीना बाहर निकालते अब्बास को इस हद तक ज़हनी टॉर्चर करेगी कि शहवार खुद ही ये घर छोड़कर चले जाने पर मजबूर हो जाएगी। मगर वारी किस्मत, उनकी सारी बाजी उन पर ही उल्टा दी गई थी। हाय, बुरा किया आदला ने इन 3 सालों में। इस औरत ने एक लम्हा भी सुख का ना गुजारने दिया मेरे अब्बास को। उसकी सूरत देखती हूँ तो मेरे दिल से होक उठती है। मैं अंदर ही अंदर पर्दे डालती रही, अब्बास को ही समझाती रही कि अब जैसी भी है बीवी है, उसकी निभा करे, मगर इस लड़की ने अपनी करनी करके दिखाई। मैं उसी दिन से डरती थी। मेहरुन्निसा बेगम के आंसू थे कि खुश्क ही नहीं हो रहे थे। मुस्तफा हैरत ज़दा माँ की सारी बातें सुन रहा था। वो 2 साल पहले पाकिस्तान लौटा था। उससे 1 साल पहले अब्बास की शादी थी, तभी वो सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान आया था। शादी के फौरन बाद वापस लौट गया था, और वापस आने के बाद वो अपनी प्लानिंग में ऐसे मसरूफ हुआ था कि कभी गौर ही ना किया कि उसका भाई एक ऐसी नाअसूदा जिंदगी गुजार रहा है जिसने उनके घर के माहौल को तलख और रंजीदा कर रखा है।
मुस्तफ़ा को अपनी बेखबरी पर हैरत के साथ साथ दुख भी हो रहा था। अच्छा, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शहवार को उनके रोने से एक ही फिक्र हुई थी और ये अल्फाज वो मुसलसल वक्फे वक्फे से दोहरा रही थी। उन्होंने आंखें साफ की। मेरी तो हर बात उसे चुभती है, जरा लिहाजो मुरव्वत नहीं है उसमें। कई बार दू बदू जुबान दराजी कर चुकी है। अब्बास जब भी दोनों का कोई झगड़ा होता था, हमेशा आकर मुझसे कह सुनकर दिल का बोझ हल्का करता था। कई बार मैंने उसे समझाने की कोशिश भी करना चाही, मगर उसने सास समझ कर भी कभी जरा अदब लिहाज करने की भी जरूरत ना समझी। शाहजेब साहिब को सब बताते उनके आंसू मुसलसल रवां थे। जब बात इतनी भर चुकी थी तो आपको मुझे तो आगाह करना चाहिए था ना। वो नाराज हो रहे थे। क्या बताती, मैं तो हर तरह से कोशिश ही करती रही कि वो खुद ही समझ जाए। कौन सा कम फहम ना समझ बच्ची है, पढ़ी लिखी बाशाउर लड़की है। मगर उन्होंने फिर सिसकी भरी। मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं कल या परसों अब्दुल कयूम से भी मिलूंगा, बात करूंगा। वो और मजाज और अंदाज का भला आदमी है। यकीनन सारी बात समझकर अपनी बेटी का दिमाग दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। उनका अंदाज सारी सूरत हाल जानने के बाद फैसला कुन था। अल्लाह करे वहां मौजूद सभी के दिल से बेख्तियार ये अल्फाज निकले थे। मैंने अंदाजा लगाया है कि आदिला की माँ और अंदाज की औरत है। वो कई बार हमारे घर में ही बैठकर आदिला और अब्बास को अलहदा घर में शिफ्ट कर देने का कह चुकी हैं। बड़ी अजीब और मशकूक बातें करती हैं। मुझे तो लगता है ये सारा उसकी माँ का किया धरा है, वरना अब से पहले आदिला ने सिर्फ हमारे तौर तरीकों पर ही नाक मुँह चढ़ाते एतराज़ात किए थे। अलहदा घर में शिफ्ट होने का कभी जिक्र ना किया। उन्होंने मजीद आगाह किया, अच्छी तरह अंदाजा हो गया है आदिला की फैमिली का। अब अब्दुल कयूम खुद जितना शरीफुल नफ्स इंसान है, औलाद और बीवी के मामले में खासा बदकिस्मत वाकया हुआ है। देखता हूँ इस मामले में वो अपनी बीवी और बेटी को कैसे समझाता है। मेरा और लाइबा का तो फिर भी कुछ ख्याल लिहाज कर जाती है, मगर मैंने अक्सर देखा है वो बिला वजह ख्वामखा शहवार के पीछे पड़ जाती है। उन्होंने याद आने पर एक और पॉइंट मियां के सामने रखा था जो सबसे ज्यादा काबिले गौर था। दिमाग खराब है इस लड़की का, और कुछ नहीं। बीवी के मुंह से ये बात सुनकर अब्बास की बताई बातें और आदिला के ताने और शकूक में लिपटी बातें याद आई थी। एक बात कहूँ बाबा जान, इतनी देर का खामोश बैठा मुस्तफ़ा सब सुनते कुछ सोचते आखिर में बोला था। उसके लिए ये सब हैरान कुन ही नहीं, बड़ा परेशान कुन भी था। आप अब्बास भाई को अलहदा कर दें। अगर भाभी अलहदा होना चाहती हैं तो कोई मुजायका भी नहीं। हमारे पेशे नज़र अब्बास भाई की आसूदा खुशहाल जिंदगी है। अगर इस तरह वो खुश रह सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। उनकी खुशी के बदले ये सौदा महंगा तो नहीं। मुस्तफ़ा ने आराम से अपनी बात मुकम्मल की थी। बहुत अच्छा मशवरा दिया है तुमने। आज अगर अब्बास को अलहदा करता हूँ, कल को ये सजाद और लाइबा को हमारे साथ रहना खटकेगा, और जब तुम्हारी शादी करेंगे तो तुम्हारी बीवी ये डिमांड करेगी। फिर वो एकदम गुस्से में आए थे, बड़े तंज से जवाब दिया था, नहीं मामू जान, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, हमें इधर ही रहना है। भले अब्बास भाई को अलहदा करें या ना करें, और रह गया मुस्तफा तो हम इसकी बीवी ही अपनी ढूंढेंगे जो हमारे साथ रहे, हमारे तौर तरीकों के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका जानती हो। मेहरुन्निसा बेगम के एक तरफ बिल्कुल खामोश बैठी लाइबा ने फौरन शाहजेब साहिब के ख्याल की तरदीद कर दी थी। अब्बास की तरह मुस्तफ़ा ने अगर वो खुद ही कोई लड़की पसंद कर ली तो फिर सारी तवक्कात ही खत्म। शाहजेब साहिब अब्बास के मामले को लेकर खासे उलझ चुके थे। मुस्तफ़ा उन सब बहन भाइयों में अगर मजाज का मुख्तलिफ था तो अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे मामले में उसने हमेशा अपनी पसंद, अपनी मर्जी को अव्वलियत दी थी। किसी ने उसके मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी। ये तो फिर उसकी सारी जिंदगी का मामला था।
मुस्तफ़ा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? सज्जाद भाई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। पसंद का क्या है, मगर हमारे मामले में ये यकीन रखें कि मैं अब्बास भाई नहीं हूँ। मैं औरत ज़ात को उसके मुकाम पर रखने का फन जानता हूँ। अगर नाकाम भी ठहरा तो भी बीवी को दीगर रिश्तों पर हावी होने नहीं दूंगा। अल्लाह ना करे जो तुम अब्बास जैसी नाअसूदा जिंदगी गुजारो। हम तुम्हारी दुल्हन खुद लाएंगे और अब के सिर्फ शक्लो सूरत देख कर फैसला करने वाली गलती ना करेंगे, मेहरुन्निसा बेगम ने दहल कर कहा था। तुम्हारी पसंद का चांस तो फिर मुस्तफा में हो गया। मेहरुन्निसा बेगम की बात पर सज्जाद ने मुस्कुरा कर कहा तो माहौल पर छाई रंजीदगी का एकदम खात्मा हुआ था। सबके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। कोई बात नहीं, हमारी माँ जी की पसंद ही हमारे लिए अव्वलियत रखती है। अम्मी जान बेफिक्र हैं, आपका हर फैसला ही मेरे लिए सर आंखों पर है। मुस्तफा ने भी मुस्कुरा कर माँ के फैसले को अहमियत देकर जैसे उनको एक फख्र से दो चार कर दिया था। मुस्तफा के यूं मान सौंपने पर उनका सर फख्र से बुलंद हुआ था। उन्होंने दुआएं दी थी। तुमने पसंद की बात पर एतराज नहीं किया, क्या कोई लड़की नजर में रखी हुई है? सज्जाद ने छेड़ा तो मुस्तफा ने उसे घूरा। मुझ पर शक न करें, उसने झंझलाकर हाथ जोड़े थे। सबके साथ शाहजेब साहिब भी मुस्कुरा दिए थे। शहवार के होंठों पर भी मुस्कुराहट सिमट आई थी। मुस्तफा की निगाह बिला इरादा उसकी तरफ उठी थी। वो भी मुतवज्जा थी। दोनों की नजरें टकराई थी। शहवार ने फौरन घबराकर सर झुका लिया था। होंठों पर रक्सा मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। मैं सीधा सादा शरीफ सा बंदा हूँ। सारी उम्र अमेरिका में गुजारने के बावजूद तन्हा लौट आया हूँ। 2 सालों से अब इधर हूँ। अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि इंसान किसी और जानिब सोचे भी। माँ जी नोट कर लें, अगर इसको फुर्सत मिले तो ये इधर उधर ताक झांक जरूर करेगा। सज्जाद ने फौरन पॉइंट पकड़ा था। मेहरुन्निसा बेगम हंसने लगी। अच्छा बस करो, मेरा बहुत अच्छा और समझदार बेटा है। अगर पसंद भी करेगा तो सोच समझ कर ही करेगा। मेरे बेटे को हीरे और पत्थर की पहचान है। मेहरुन्निसा बेगम ने फौरन बेटे की तरफ दारी की थी। सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। बहुत हो गई बातें, अब अपने अपने कमरे में जाओ तुम लोग, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। वो कुर्सी से उठकर खड़े हुए थे। मेहरुन्निसा बेगम बिस्तर पर बैठी हुई थी। उनके दाएं बाएं शहवार और लाइबा थी, जबकि साइड सोफे पर मुस्तफा और सज्जाद थे। बाप के हुक्म पर वो चारों माँ बाप को अल्लाह हाफिज कहते अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए थे। आपने क्या सोचा फिर इस मामले में शाहजेब साहिब बिस्तर पर आए तो मेहरुन्निसा बेगम ने दरियाफ्त किया। चंद दिन देखो ये आदिला क्या करती है। अगर मेरी जुबान का असर उस पर हो गया तो माँ बाप के घर जाने की गलती नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो हम मामले को सुलझाना जानते हैं। तुम फिक्र मत करो, पुरसोच अंदाज में कहते वो बिस्तर पर दराज हुए थे। मुझे इसकी हरकतों और बातों से तकलीफ नहीं होती, मगर जब वो शहवार को तख्ता मुश्क बनाती है तो मेरा दिल लर्ज जाता है। बिन बाप की बच्ची उसका हर हुक्म बिला चूं चरा किए मानती है। आधी रात को भी वो उसे कोई काम कहे तो फौरन कर देती है। मुझे बड़ी तकलीफ और शर्मिंदगी होती है। ताबिंदा अपनी बेटी के साथ ये सलूक होता देखे तो दुख से कट कर रह जाए। उन्होंने भी दिल का फफोला फोड़ा था। मैं अब संजीदगी से मुस्तफा और शहवार की बात तय करने का सोच रहा हूँ। आप कल गांव तो जा रही हैं ना? अब्बा जी से बात कीजिएगा, ताबिंदा से भी बाकायदा राय और मर्जी दरियाफ्त कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों में बाकायदा इस रिश्ते का ऐलान कर दिया जाए ताकि आदिला जैसी लोगों की जुबान बंद हो जाए। मुस्तफा से पहले भी मैंने 1-2 दफा शादी का पूछा था। शहवार का नाम नहीं लिया, मगर वो चाहता है कुछ अरसा तक रुक जाए, वो अपनी जॉब में अच्छी तरह सेटल हो जाए। वो कहता है चंद साल बाद ही वो शादी करेगा। चलें हम निस्बत तय कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने तो निकाह का ही सोचा है। सच्ची बात है, आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं है। भले हमारी औलाद है, मगर कोई आदला जैसी मिल गई तो फिर मुस्तफा भी किसी काम का ना रहेगा।
ये भी नेक ख्याल है, मगर जहन में रखें कि शहवार बेटी का 4th ईयर है, बहुत कीमती साल है उसका। ये हमारी प्लानिंग तो बस हम तक ही रहे। ताबिंदा इसकी माँ है, उसके बारे में हर तरह के फैसले का इख्तियार रखती है। वो जो भी फैसला करेगी हमें मानना तो वो है। जी, मेहरुन्निसा बेगम ने सर हिला दिया था। आप कल जाते ही अब्बा जी और ताबिंदा दोनों से राय ले लीजिए। अब इस मामले में कतई ताखीर नहीं करना चाहता, उन्होंने फैसला सुनाया था। जी जरूर, जैसा आप कहें, मेहरुन्निसा ने फौरन तायद की थी। आ जाओ। अना ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मामा की आवाज पर अंदर दाखिल हुई थी। क्या कह रही हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स अपने सामने बेड पर फैलाए गौर फिक्र में मसरूफ थी। अना को आते देखकर मुस्कुराई। अच्छा हुआ तुम आ गई, ये देखो ये जेवर कैसा है। उन्होंने हाथ में थमा ग्लोबंद उसकी तरफ बढ़ाया तो अना ने थाम लिया। बहुत प्यारा और नफीस सेट था, खासा भारी भरकम था, बहुत प्यारा। मैंने ये एहसन की दुल्हन के लिए पिछले साल खरीदा था। साथ में कंगनों और चूड़ियों के ये सेट भी हैं, खालिस गोल्ड हैं, साथ में वाइट गोल्ड और नगीनों का काम है। बहुत महंगे थे ये सेट। उन्होंने उसे कंगनों और चूड़ियों के बॉक्सेस भी खोलकर पकड़ाए तो अना देखकर मबहूत हुई। मामा, कितना कमाल का डिजाइन है इन कंगनों का, रोशनी की कलाइयों में सजकर बहुत प्यारे लगेंगे। मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं रोशनी को साथ लेकर ज्वेलर के पास चक्कर लगा लूँ। शादी से पहले तक ये अहम काम निमट जाएं, बाकी तैयारी तो तुमने ही रोशनी के साथ मिलकर करनी है। मेरी और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। शॉपिंग का शोबा तुम और रोशनी संभालो। जेवरात दोबारा बॉक्स में रखते उन्होंने कहा तो अना को एकदम याद आया। शादी की डेट फिक्स करने का क्या इरादा है? कब तक इरादा है? इरादा तो एक है, अगले माह की कोई भी डेट फिक्स कर लेते हैं। मैं तो बस तुम्हारे पापा का मुंह देख रही हूँ कि कब तक फ्री होते हैं। अगले माह? अना हैरत से चीखी। मगर मामा, ये तो तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम है। मेरी अपनी इतनी टफ पढ़ाई है, मैं कैसे वक्त निकाल पाऊंगी? शादी की हमने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है? जेवर कपड़ा रेडी है, मेरा अपना बुटीक कब काम आएगा? कपड़ों की तुम फिक्र ना करो, बाकी अरेंजमेंट तुम्हारे भाई, मामू और पापा की जिम्मेदारी है। ये उनका शोबा है, वो खुद देख लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। उन्होंने बड़े आराम और सुकून से बताया था। अना ने मुंह बनाया। और बाकी जो दीगर बातें हैं, इकलौता भाई है मेरा, 100 अरमान है मेरे। दिन गिन गिन कर इस मौके का इंतजार किया है। इतनी अजलत में शादी तय करने से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हमने शादी मुलतवी की तो फिर तुम्हारा भाई हाथ नहीं आएगा। दरअसल जिया भाई की फिक्र रहती है, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये फरीजा तय हो जाए। अगले माह की डेट उनकी राय है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि साथ ही वलीद को भी निपटा दें, मगर वो लड़का भी जिद का पक्का है, साफ इनकार कर दिया है कि 3-4 साल से पहले तक तो उसके मुतल्लक सोचिएगा भी नहीं। दूसरा, वो शादी सिर्फ अपनी पसंद और मर्जी से करने का ख्वाह है। हमारा तो बहन भाई का और ही ख्याल था, लेकिन खैर। उन्होंने बात करते करते अना को देखा, उसे मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा देखकर मुस्कुराकर बात पलट दी और उनकी अधूरी बात अना के असाब पर सील की तरह बोझ बन गई। अल्लाह साथ खैरियत के वक्त लाए, रोशनी और एहसन की शादी बखैर आफियत हो जाए। फाइनल तो हमने कब का ही किया हुआ था। रोशनी और वलीद के वतन लौटते ही हमने डेट फिक्स कर देनी है, बस दिन सिलेक्ट करना है, वो सबसे मशवरा करके तय कर लेते हैं। वलीद के जिक्र पर वो कुछ गुमसुम सी हो गई थी। पापा ने लगता है आज लेट आना है, अभी तक नहीं लौटे। मामा को लॉकर में ज्वेलरी बॉक्स रखते देखकर वो भी उठ खड़ी हुई थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। कुछ देर पहले कॉल की थी, वो कुछ लेट हो जाएंगे, शायद किसी मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने अलमारी बंद करके पलट कर उसे देखा। रोशनी सो गई क्या? पता नहीं। जब ही इधर आई थी तो वलीद, एहसन भाई और रोशनी बैठे बातें कर रहे थे। मैं नमाज पढ़ लूं, तुम फारिग हो क्या? पढ़ना नहीं है क्या? बाथरूम की तरफ जाते जाते वो रुकी थी। पढ़ लिया है, कल जुम्मा है,
सो स्टडी की तरफ से टेंशन फ्री है। मामा बाथरूम में घुसी तो वो आहिस्ता रवि से चलती बाहर निकल आई। लाउंज में अभी भी बातों की आवाजें आ रही थी। वो अंदर जाने की बजाय राहदारी अबूर करते सहन में आ गई थी। आजकल वो खासी अफसरदा गुमसुम हो रही थी। ना जाने क्यों उसे अपने एहसासात बहुत बदले बदले से फील हो रहे थे। वो खामोशी से संगी बेंच पर जा बैठी थी। हमारा तो बहन भाई का और ही ख्याल था, मगर खैर सबूही बेगम का वो अधूरा जुमला उसके असाब पर एक बोझ गिरा गया था। वो शादी सिर्फ अपनी मर्जी और पसंद से करने का ख्वाह है। मामा के अल्फाज उसे ना जाने क्यों उलझा गए थे। तो क्या वो किसी को पसंद करता है? उसका दिल लर्ज उठा। उसने अपने जहन के ख्यालात को झटकना चाहा था, किसी और जानिब तवज्जो मबजूल करना चाही थी, मगर ना जाने क्यों एक ही ख्याल और ये अल्फाज जहन से चिमट कर रह गए थे। भाई मैं सीधा सादा इंसान हूँ, कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। मेरी जो भी लड़की हो, जैसी भी हो, कम अज कम अच्छी और सुलझी हुई हो, घर को घर बनाने वाली, और सबसे बढ़कर तुम्हें और बाबा को अहमियत देने वाली हो। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर एक अजीब यासियत भरी कैफियत का शिकार कभी मामा के अल्फाज पर गुमसुम हो जाती थी, तो कभी वलीद के अल्फाज याद आकर उसके दिल की ज़ेरो ज़बर कैफियत को फिर से सहारा दे जाते थे। उसे लगता जैसे उम्मीद का दिया फिर से रोशन हो गया है। वो अपने बाजुओं पर सर रखे अपनी ही ख्यालात की जंग से नंबर आजमा थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस भंवर से कैसे निकले। क्या बात है, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ना जाने उसे इस आलम में, इस कैफियत और हालत में अपने ख्यालात से उलझते, एहसासात और जज्बात से लड़ते कितनी देर गुजरी थी कि इस आवाज़ पर एकदम घबरा कर सर उठाया था। वो सामने ही सादा शलवार कमीज जेब तन किए अपने दराज कामत वजूद को लिए उसे गहरी नजरों से तोल रहा था। अना घबरा कर सीधी हुई थी। लापरवाही से कंधों पर डाला दुपट्टा घबराहट में सर पर डालकर वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। वो जो इतनी देर से दुनिया और माफिया भलाए सोच रही थी, अब उसे एकदम रूबरू देखकर पजल सी हो गई थी, वरना वो तो अच्छी खासी पुरएतमाद लड़की थी। आप? वलीद ने उसकी घबराहट और पजल अंदाज को बगौर देखा। एक गहरी निगाह उसके सुर्ख चेहरे और भीगी पलकों पर डाली। मैं 5-10 मिनट से देख रहा था इधर टेरेस से, हमें काफी देर हो गई है, महफिल बर्खास्त किए, तुम हमारे पास आई नहीं, तुम इधर क्या कर रही हो? बस यूं ही हवा खोरी को इधर निकल आई तो इधर बेंच पर बैठ गई। उसे चंद सेकंड लगे खुद को संभालने में। अब वो कदरे पुरसुकून थी। हैरत है, अकेली बैठी हो जबकि रोशनी तुम्हें अंदर ढूंढती फिर रही है। यूं ही स्टडी करते करते उकता गई तो इधर आ निकली। अच्छी बात है, उसने फौरन यकीन कर लिया। एक कप कॉफी पिलाओ, मजेदार सी, तुम कॉफी बहुत अमेजिंग बनाती हो। अना ने हैरान होकर उसे देखा। उसकी इस जरा सी तारीफ से उसे लगा जैसे इतराफ में घंटियां सी बिखर गई हों। उसके यूं हैरानी से देखने पर वो मुस्कुराया था। मैं लाती हूँ, उसने कदम आगे बढ़ाए। एक नहीं 2 कप। अना ने तो जब से उसे देखा मगर पूछा नहीं कि दूसरा क्यों। मैं अपने कमरे में हूँ। आवाज पर सर हिलाती वो किचन में आ गई थी। उसने बड़ी तवज्जो और ध्यान से कॉफी तैयार की थी, ट्रे में 2 कप रखे और उसके कमरे में चली आई थी। यस कम इन। नॉक करने पर दरवाजा खुला मिला था। वो धकेलते अंदर चली आई थी। वलीद कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। मुस्कुराकर उसकी तरफ कुर्सी घुमाई। बड़ी जल्दी कॉफी तैयार कर ली तुमने? बेड की साइड टेबल पर ट्रे रखी तो मुस्कुराकर पलटी। मामा और पापा, एहसन भाई सभी तेज चाय पीते हैं, कॉफी की लत सिर्फ मुझे ही है। अपने लिए कॉफी तैयार करते करते अब मैं खासी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, ये तो है। उसने एक कप उठाकर उसे थमाया तो वह कुर्सी से उठकर उसकी तरफ चला आया। बैठो। एक सिप लेते उसे कहा तो वो नफी में सर हिला गई। नहीं चलती हूँ, वैसे भी नींद आ रही है। मैंने दूसरा कप अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कहा था। मेरे साथ कॉफी में साथ तो दो। उसके इनकार पर उसने टोका तो अना ने खामोशी से कप थाम लिया। अब यूं चले जाना बद इखलाकी ही तो थी। बैठो, उसके कहने पर बिस्तर के किनारे पर टिक गई थी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है?
کچھ دیر پہلے تم یوں اکیلے گم لان میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ رات کے اس پہر جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں؟ کچھ دیر بعد ولید کے الفاظ پر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ انا کو قطعی اندازہ نہ تھا کہ اس نے کافی کی فرمائش کرنے کے پیچھے یہ محرک تھا، ورنہ وہ کبھی حامی نہ بھرتی۔ وہ اتنی سی بات کا اتنی باریک بینی سے جائزہ لے گا؟ بتایا تو تھا کہ اسٹڈی کے بعد چہل قدمی کو دل چاہ رہا تھا، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، مگر تم تو گمسم اور ارد گرد سے بے خبر بینچ پر گھٹنوں کے بل سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح بیٹھنے کو کوئی چہل قدمی کرنا نہیں کہتا۔ اب لے آنا نے خاصی حیرت سے اپنے مقابل کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا پھر کمپیوٹر چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ انا نے خاموشی سے باقی ماندہ کافی حلق میں اتاری۔ کوئی پرابلم تھی؟ میں ٹیرس میں کھڑے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ مجھے زیادہ تشویش ہوئی تو تمہارے پاس چلا آیا تھا۔ ایک ہی سٹائل اور انداز میں بیٹھے رہنا، وہ بھی اس قدر افسردہ پورٹریٹ بنے ہوئے۔ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میرے وہاں بیٹھنے یا افسردہ حالات میں پورٹریٹ بننے پر؟ اس نے بات مذاق میں ٹالی تو ولید نے بغور دیکھا۔ مجھے تو دونوں پر ہی اعتراض ہے۔ خیر، تم کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی تو اور بات ہے۔ نہیں، یقین جانیے ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتا تو سب سے ہی ڈسکس کرتی۔ اس نے مسکرا کر اس کو یقین دلانا چاہا تھا۔ تم مجھے ٹال رہی ہو تو ہم ٹال جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ چند پل کو چپ چاپ رہ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا وہ اسے ٹال رہی تھی، مگر اسے بتاتی تو کیا؟ کیوں دل تنہائی اور افسردگی کا تمنائی ہے؟ کیوں وہ صرف اپنی بات ایک ہی چیز، ایک ہی نام کو زندگی کا محور بناتی چلی جا رہی ہے؟ اس نے افسردگی سے سانس خارج کی۔ بہت اچھی، وہ صرف یہی کہہ سکی۔ اس کا دل پھر سینے کے اندر شور مچانے لگا۔ نگاہیں ولید ضیاء کی چمکتی روشن ذہانت سے بھرپور نگاہوں کی طرف انہیں اور پھر تاب نظارہ نہ لاتے کشادہ گھنی پلکیں روشن ستارہ آنکھوں پر چلمن گرا گئی تھی۔ بڑا مختصر جواب ہے۔ حیرت ہے ولید کو نہ جانے کیوں آج اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ مسلسل اس کو موضوع بنائے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں، خوش ہیں پاکستان آ کر؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ بالکل، بہت زیادہ۔ میں صرف روشنی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے تک کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ مختلف کورسز جو بزنس کے حوالے سے کر رہا تھا محض بہانہ تھا، ورنہ جس طرح تم لوگ 10 سال پہلے اور بابا جان 2 سال پہلے یہاں شفٹ ہو گئے تھے، وہاں اکیلے رہنا بہت صبر آزما مرحلہ تھا۔ ہم نے ہر مقام، ہر ایونٹ پر تم لوگوں کو بہت مس کیا تھا۔ انا نے پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں گزرے لمحوں کے متعلق بڑا خوبصورت تاثر لیے ایک کیفیت تھی جسے وہ جان نہ سکی کہ افسردگی سے متعلق ہے یا وطن آ جانے کی خوشی سے متعلق۔ ہم نے بھی ہر موقع اور ایونٹ پر ماموں اور پھر آپ اور روشنی کی کمی محسوس کی تھی۔ بس اسٹڈی کی مصروفیات نے الجھائے رکھا، ورنہ شروع میں تو میرا یہاں آ کر دل ہی نہیں لگا تھا۔ اتنا عرصہ وہاں گزار کر آنا اور پھر مستقل یہاں سیٹل ہونا، کچھ وقت لگا تھا سب کچھ سیٹل ہونے میں۔ ہاں، پپھو تمہارے متعلق ایک بات کی رپورٹ دیتی تھی، ولید نے بھی مسکرا کر کہا تو نہ جانے کس خیال نے انا کے چہرے پر سرخی سی چھائی تھی۔ جب تم یہاں آئی تھی 2 پونیاں بنانے والی چھوٹی سی لڑکی تھی، اب تو ماشاءاللہ میڈیکل کے 4th ایئر میں ہو۔ تم نے پچھلے سالوں میں اپنی کوئی تصویر تک نہیں بھجوائی۔ یہاں آنے تک میرے ذہن میں تمہارا وہی 10 سال پرانا سراپا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم اب بھی چھوٹی چھوٹی بات پر فوراً حساس ہوتے، آنکھوں میں آنسو لیے پونیاں ہلاتی بابا کے پاس میری یا روشنی کی شکایت لیے آیا کرو گی۔ جہاں سب کچھ بدلا ہے وہاں تم بھی خاصی بدل گئی ہو، خصوصاً میچور سی ہو گئی ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی بات موضوع سخن بنتے دیکھ کر جھنپ گئی تھی۔ دکھتے رخساروں کی لالی میں ایک دم اضافہ ہوا تھا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، چلتی ہوں میں اب۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
कॉफ़ी के लिए शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हो। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से खाली मग लिया तो उसकी तारीफ पर मुस्कुरा दी। उसे लगा वो जो कुछ देर पहले अपनी ज़ात में उलझी रही थी, गुमसुम न जाने किस चीज़ पर अफसुर्दा हो रही थी, वलीद की बातों से उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है। ज़हनो दिल पर जो एक बोझ था वो उतर गया है। ट्रे में दोनों मग रख कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अल्लाह हाफिज एंड शब्बा खैर। दरवाजे के पास रुककर पलट कर देखा तो वो अपनी जगह पर विराजमान उसे देख रहा था। उसके कहने पर मुस्कुराकर सर तस्लीम खम किया था। सेम टू यू। उसके अंदाज और लबों पर खिलती मुस्कुराहट पर अना को अपना दिल धड़कता महसूस हुआ था। शुक्रिया, वो कहकर कमरे से फौरन निकल आई थी।